ये चैप्टर कुछ बेसिक आइडियाज एक्सप्लेन करता है कि प्रोडक्शन कैसे होता है। इन आइडियाज को आसान बनाने के लिए सब कुछ एक इमेजिनरी विलेज पालमपुर की कहानी के थ्रू समझाया गया है। पालमपुर में लोगों का मेन काम फार्मिंग है। फार्मिंग के अलावा कुछ और एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे स्मॉल फैक्ट्रीज, डेयरी वर्क, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और शॉपकीपिंग। लेकिन ये सब छोटे लेवल पर होती हैं। इन सब एक्टिविटीज़ के लिए अलग-अलग रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जैसे लैंड, वाटर, टूल्स, मशीन्स, लोगों की मेहनत, पैसा और नॉलेज। पालमपुर की कहानी को समझकर हमें पता चलता है कि कैसे ये सारे रिसोर्सेज मिलकर एक गांव में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। पालमपुर एक वेल कनेक्टेड विलेज है। इसके पास एक बड़ा विलेज रायगंज जो सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। पालमपुर को रायगंज और एक छोटे टाउन शाहपुर से जोड़ने वाली एक ऑल वेदर रोड है। इस अच्छी रोड की वजह से रोज कई तरह के ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स चलते हुए दिखते हैं। ट्रेडिशनल व्हीकल्स जैसे बुलक कार्ट्स, टोंगास और भैंस के द्वारा खींचने वाली वुडन कार्ट्स जो गुड़ और दूसरा सामान ले जाती हैं, काफ़ी कॉमन है। इनके साथ साथ मॉडर्न व्हीकल्स जैसे मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स और ट्रक्स भी इसी रोड का यूज़ करते हैं। पालमपुर में लगभग 450 फैमिलीज रहती हैं और ये डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती हैं। करीब 80 अपर कास्ट फैमिलीज गांव की ज्यादातर लैंड की मालिक हैं। इनके घर आमतौर पर बड़े और ब्रिक्स से बने हुए सीमेंट प्लास्टर के साथ होते हैं। गांव की लगभग 1/3 पॉपुलेशन स्केड्यूल आस्ट्स यानी दलित से बिलोंग करती है। ये लोग गांव के एक अलग कोने में रहते हैं। इनके घर काफ़ी छोटे होते हैं और कई घर मिट्टी और घास फूस से बने होते हैं। गांव के ज़्यादातर घरों में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ खेतों में ट्यूबवेल्स चलाने के लिए इरिगेशन में होता है और साथ ही छोटे बिजनेसेस को चलाने में भी मदद करता है। गांव में बेसिक फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। एजुकेशन के लिए यहाँ 2 प्राइमरी स्कूल्स और एक हाई स्कूल है। हेल्थ केयर के लिए एक गवर्नमेंट रन प्राइमरी हेल्थ सेंटर और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, जहाँ लोग इलाज के लिए जाते हैं। ये सब दिखाता है कि पालमपुर में रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स और हेल्थ केयर जैसी फैसिलिटीज़ काफ़ी ठीक-ठाक हैं, जो कि कई दूसरे गांवों के मुकाबले बेटर हैं। पालमपुर की कहानी हमें गांव में होने वाली डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज समझने में मदद करती है। इंडिया के ज़्यादातर गांवों में फार्मिंग मेन एक्टिविटी होती है। फार्मिंग के अलावा जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कहते हैं। इनमें स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, डेयरी वर्क और शॉपकीपिंग शामिल हैं। इन एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह समझने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि प्रोडक्शन होता क्या है। प्रोडक्शन का पर्पस होता है ऐसे गुड्स और सर्विसेज बनाना जो लोगों की ज़रूरत को पूरा करें और जिनको लोग यूज़ करें। किसी भी प्रोडक्शन के होने के लिए 4 मेन चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली चीज़ है लैंड और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर, फॉरेस्ट्स और मिनरल्स। ये नेचर के द्वारा दिए जाते हैं और प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी चीज़ है लेबर, मतलब जो लोग काम करते हैं। कुछ कामों के लिए एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं, जबकि कुछ कामों के लिए फिजिकल या मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है। हर वर्कर अपनी मेहनत प्रोडक्शन प्रोसेस में देता है। तीसरी चीज़ है फिजिकल कैपिटल, जिसका मतलब है वो सब मैन मेड चीज़ें जो प्रोडक्शन के दौरान यूज़ होती हैं। इसमें टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स शामिल होते हैं। कुछ टूल्स बहुत सिंपल होते हैं, जैसे किसान का प्लाव, जबकि कुछ एडवांस्ड मशीन्स होती हैं, जैसे जनरेटर्स, टर्बाइन्स और कंप्यूटर्स। ये चीज़ें कई सालों तक बार बार यूज़ की जा सकती हैं, इसीलिए इन्हें फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। फिजिकल कैपिटल में रॉ मटेरियल्स और डेली यूज़ के लिए पैसा भी शामिल होता है। रॉ मटेरियल्स जैसे एक वीवर के लिए यान या एक पॉटर के लिए क्ले प्रोडक्शन के दौरान पूरी तरह यूज हो जाते हैं। पैसा मटेरियल्स खरीदने और वेजेस देने के लिए चाहिए होता है। ये सब वर्किंग कैपिटल कहलाता है, क्योंकि ये जल्दी खत्म हो जाता है, मशीन्स और बिल्डिंग्स की तरह लंबा नहीं चलता। लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ये है नॉलेज, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, जो सब रिसोर्सेज को साथ लाकर प्रोडक्शन पॉसिबल बनाती है। किसी पर्सन को ये पता होना चाहिए कि लैंड, लेबर और कैपिटल का सही यूज़ कैसे करें ताकि गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो सकें, चाहे पर्सनल यूज़ के लिए हो या मार्केट में बेचने के लिए। इस एबिलिटी को ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल शब्दों में, हर प्रोडक्शन एक्टिविटी लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन स्किल पर डिपेंड करती है। इन चारों को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। पालमपुर की कहानी में हम मेनली लैंड, लेबर और कैपिटल पर फोकस करते हैं, ताकि ये समझ सकें कि एक गांव के सेटिंग में प्रोडक्शन कैसे होता है। पालमपुर गांव में फार्मिंग सबसे इंपॉर्टेंट काम है।
गांव के लगभग 75% वर्किंग लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए फार्मिंग पर डिपेंड करते हैं। इनमें से कुछ लोग खुद के लैंड के मालिक फार्मर्स हैं, जबकि कुछ लोग दूसरों के खेत पर फार्म लेबरर के रूप में काम करते हैं। इन लोगों का जीवन और वेल बीइंग डायरेक्टली इस बात पर डिपेंड करता है कि खेतों में कितना प्रोडक्शन होता है। लेकिन फार्म प्रोडक्शन बढ़ाने में एक बड़ी प्रॉब्लम लैंड की है। पालमपुर में फार्मिंग के लिए अवेलेबल टोटल लैंड फिक्स्ड है। 1960s के बाद से कल्टिवेटेड लैंड एरिया में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। उस टाइम तक गांव की सारी वेस्ट लैंड्स भी खेतों में बदल दी गई थीं, इसलिए अब कोई एक्स्ट्रा लैंड नहीं बचा जिसे कल्टिवेशन में लाकर प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। लैंड फिक्स्ड होने के बावजूद पालमपुर में इरिगेशन फैसिलिटीज टाइम के साथ काफ़ी इंप्रूव हुईं। शुरू में सिर्फ कुछ गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए ट्यूबवेल्स के, बाद में फार्मर्स ने खुद प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाने शुरू कर दिए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि मिड 1970s तक पालमपुर का पूरा कल्टिवेटेड एरिया, जो लगभग 200 हेक्टेयर्स है, इरिगेशन के अंडर आ गया। लैंड को आमतौर पर हेक्टेयर्स में मेजर किया जाता है। 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 100 मीटर साइड वाले स्क्वायर का एरिया। गांव में लोग अभी भी लोकल यूनिट्स जैसे बीघा या ग्विंठा यूज करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट हेक्टेयर ही होता है। अगर कंपेयर करें तो 1 हेक्टेयर अक्सर एक स्कूल प्लेग्राउंड या उससे थोड़ा बड़ा होता है। ये समझना जरूरी है कि इंडिया के सारे गांव इतनी अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज वाले नहीं होते। रिवर्स के पास के एरियाज और कोस्टल रीजन्स में इरिगेशन आमतौर पर अच्छी होती है। दूसरी तरफ डेक्कन प्लेटो जैसे रीजन्स में इरिगेशन फैसिलिटीज काफ़ी कम होती हैं। आज भी इंडिया के टोटल कल्टिवेटेड लैंड का 40% से भी कम हिस्सा इरिगेटेड है। बाकी एरियाज में फार्मिंग मेनली रेनफॉल पर डिपेंड करती है, जो कि अनसर्टेन और रिस्की होती है। जब लैंड बढ़ाया नहीं जा सकता, तो पालमपुर के फार्मर्स ने उसी लैंड से ज्यादा प्रोडक्शन लेने का दूसरा तरीका ढूंढ लिया। पालमपुर की सारी लैंड फार्मिंग के लिए यूज होती है और कोई भी फील्ड खाली नहीं छोड़ी जाती। रेनी सीजन, जिसे खारिफ सीजन कहते हैं, उसमें फार्मर्स ज्वार और बाजरा जैसे क्रॉप्स उगाते हैं, जो मेनली कैटल के फूड के लिए यूज होते हैं। इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच फार्मर्स पोटैटोज उगाते हैं। विंटर सीजन, जिसे राबी सीजन कहा जाता है, उसमें वीट उगाई जाती है। वीट हार्वेस्ट के बाद फार्मर्स अपनी फैमिली कंजम्पशन के लिए काफ़ी वीट रख लेते हैं और एक्स्ट्रा वीट को रायगंज के मार्केट में बेच देते हैं। लैंड का कुछ हिस्सा शुगर केन उगाने के लिए भी यूज होता है, जो साल में एक बार हार्वेस्ट होता है। शुगर केन को या तो रॉ फॉर्म में या फिर जैगरी बनाकर शाहपुर के ट्रेडर्स को बेचा जाता है। पालमपुर के फार्मर्स साल में 2 या 3 क्रॉप्स उगाने में केपेबल हैं। इसका मेन रीजन है अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज। पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी जल्दी आ गई थी और इसने फार्मिंग को पूरी तरह से बदल दिया। पहले फार्मर्स पर्शियन व्हील्स का यूज़ करके वेल्स से पानी निकालते थे, जिससे सिर्फ छोटी एरियाज ही इरिगेट हो पाती थी। जब इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स इंट्रोड्यूस हुए तो वो ज़्यादा पानी सप्लाई करने लगे और बड़े फील्ड्स इरिगेट होने लगे। एक ही लैंड के टुकड़े पर साल में एक से ज़्यादा क्रॉप उगाना मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। ये लैंड लिमिटेड होने पर प्रोडक्शन बढ़ाने का सबसे कॉमन और इफेक्टिव तरीका है। पालमपुर में सारे फार्मर्स कम से कम 2 मेन क्रॉप्स उगाते हैं और पिछले 15-20 सालों से कई फार्मर्स पोटैटोज को थर्ड क्रॉप के रूप में भी उगा रहे हैं। इसी लैंड से प्रोडक्शन बढ़ाने का एक और तरीका मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज है। यील्ड का मतलब होता है एक फार्मिंग सीजन में एक पर्टिकुलर लैंड से होने वाला क्रॉप आउटपुट। मिड 1960s से पहले फार्मर्स ट्रेडिशनल सीड्स यूज करते थे, जो कम यील्ड देते थे। इन सीड्स को कम पानी चाहिए होता था और फार्मर्स नेचुरल मैन्योर जैसे काउ डंग का यूज फर्टिलाइजर के रूप में करते थे। क्योंकि ये चीज़ें आसानी से अवेलेबल होती थीं, इसीलिए फार्मर्स को इनपुट्स पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था। लेट 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू इंडियन फार्मर्स को हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से इंट्रोड्यूस किया गया, खासकर व्हीट और राइस के लिए। ये सीड्स ट्रेडिशनल सीड्स के कंपैरिजन में एक ही प्लांट से काफ़ी ज़्यादा ग्रीन प्रोड्यूस करती थीं। इस वजह से सेम लैंड से फूड प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया। लेकिन HYV सीड्स को अच्छा रिजल्ट देने के लिए ज़्यादा पानी और साथ ही केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की भी ज़रूरत होती थी। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के फार्मर्स मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स अडॉप्ट करने वाले पहले फार्मर्स थे। उन्होंने ट्यूबवेल्स लगाए, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया और साथ ही ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स जैसी मशीन्स भी खरीदी। इन मशीन्स ने प्लाउइंग और हार्वेस्टिंग को फास्ट और ईजी बना दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इन फार्मर्स को बहुत हाई व्हीट प्रोडक्शन मिली। इससे उनकी इनकम बढ़ गई। लेकिन मॉडर्न मेथड्स शुरू में ज़्यादा पैसा मांगते हैं। फार्मर्स को HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़ और मशीन्स खरीदने के लिए कैश की ज़रूरत होती है। प्रोडक्शन के दौरान यूज़ होने वाला ये पैसा वर्किंग कैपिटल कहलाता है। इसी वजह से मॉडर्न मेथड्स यूज़ करने वाले फार्मर्स को पहले के मुकाबले ज़्यादा पैसा चाहिए होता है।
ऑल इंडिया डेटा भी दिखाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद व्हीट प्रोडक्शन में पल्सेस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई। जहां व्हीट प्रोडक्शन सालों के साथ तेजी से बढ़ा, वहीं पल्सेस का प्रोडक्शन स्लो और अनइवन तरीके से बढ़ा। इससे ये पता चलता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन सभी क्रॉप्स के लिए इक्वली सक्सेसफुल नहीं था। शॉर्ट में, क्योंकि लैंड बढ़ाया नहीं जा सकता, इसीलिए फार्मर्स या तो साल में मल्टीपल क्रॉप्स उगाकर या फिर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज करके प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। दोनों मेथड्स इरिगेशन, अच्छे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और पैसे पर काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं। पालमपुर की फार्मिंग क्लियरली दिखाती है कि बेटर टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज से प्रोडक्शन तो बढ़ता है, लेकिन साथ ही फार्मिंग ज़्यादा महंगी और कैश पर डिपेंडेंट भी हो जाती है। लैंड एक नेचुरल गिफ्ट है, इसलिए इसका केयरफुली यूज होना बहुत ज़रूरी है। साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ने ये पाया है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ने नेचर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया है। कई जगहों पर, खासकर जहां ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी को कम कर रहा है। पहले मिट्टी कई सालों तक हेल्दी रहती थी, लेकिन अब सॉइल अपनी स्ट्रेंथ धीरे धीरे खो रही है। साथ ही ट्यूब वेल्स का लगातार यूज करके ग्राउंड वाटर निकालने से अंडरग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज़्यादा गिर गया है। फर्टाइल सॉइल और ग्राउंड वाटर जैसे नेचुरल रिसोर्सेज सदियों में धीरे धीरे बनते हैं। अगर ये एक बार डैमेज या डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इन्हें फिर से ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि फ्यूचर में एग्रीकल्चर कंटिन्यू रहे, तो हमें आज इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स की रिपोर्ट्स ये वार्निंग देती हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, चाहे वो प्लांट्स को फास्ट ग्रो करने के लिए मिनरल्स प्रोवाइड करते हों, लेकिन सॉइल में ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकते। ये केमिकल्स अक्सर मिट्टी से बहकर ग्राउंड वाटर, रिवर्स और लेक्स को पोल्यूट कर देते हैं। ये सॉइल के अंदर मौजूद यूजफुल बैक्टीरिया और छोटे ऑर्गेनिजम्स को भी मार देते हैं, जो सॉइल को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि कुछ टाइम बाद लैंड पहले से भी कम फर्टाइल हो जाती है। पंजाब में, जहां कंट्री में सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, वहां सॉइल हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। वहां के फार्मर्स को अब उतनी ही फसल पाने के लिए पहले से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं। इससे फार्मिंग का कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। लैंड सिर्फ लिमिटेड ही नहीं है, बल्कि पालमपुर में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट भी है। गांव की 450 फैमिलीज में से लगभग वन थर्ड, यानी करीब 150 फैमिलीज के पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है। इनमें से ज़्यादातर दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। जो फैमिलीज लैंड ओन करती हैं, उनमें से लगभग 240 फैमिलीज के पास बहुत छोटे प्लॉट्स हैं, जो 2 हेक्टेयर से कम साइज के हैं। इतनी छोटी लैंड पर फार्मिंग करके फैमिली को कंफर्टेबल लाइफ देना मुश्किल होता है। गोविंद नाम के एक फार्मर की स्टोरी इस प्रॉब्लम को क्लियरली समझाती है। 1960 में गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर्स लैंड थी, जिसका ज़्यादा हिस्सा इरिगेटेड नहीं था। अपने 3 बेटों की मदद से वो इस लैंड को कल्टीवेट करता था। फैमिली लग्जूरियस लाइफ तो नहीं जीती थी, लेकिन अपना पेट भर लेती थी। उनके पास एक बफेलो भी थी, जिससे थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती थी। गोविंद की डेथ के बाद उसकी लैंड 3 बेटों में डिवाइड हो गई। हर बेटे को सिर्फ 0.75 हेक्टेयर्स लैंड मिली। बेटर इरिगेशन और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के बावजूद इतनी छोटी लैंड एक फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी नहीं थी। इसलिए गोविंद के बेटों को साल के कुछ हिस्सों में एडिशनल काम ढूंढना पड़ा, ताकि वो सर्वाइव कर सकें। पालमपुर में, चाहे बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स टाइनी प्लॉट्स के साथ हों, लेकिन गांव की टोटल लैंड का आधा से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ 60 मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास है। ये फार्मर्स 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड कल्टीवेट करते हैं। कुछ बिग फार्मर्स के पास तो 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा लैंड है। ये क्लियरली दिखाता है कि पालमपुर में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। जहां कुछ ही फैमिलीज के पास बहुत ज़्यादा लैंड है और बहुत सारी फैमिलीज के पास या तो बहुत कम लैंड है या बिल्कुल भी नहीं। ये सिचुएशन सिर्फ पालमपुर तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया के कई हिस्सों में ऐसा ही पैटर्न देखा जाता है। लैंड के बाद लेबर फार्मिंग के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फार्मिंग के अलग अलग स्टेजेस पर बहुत ज़्यादा हार्ड फिजिकल वर्क चाहिए होता है, जैसे प्लाउइंग, सीड्स सो करना, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना, वीड्स निकालना, हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग। स्मॉल फार्मर्स आमतौर पर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ खुद ही अपने खेत में काम करते हैं, इसलिए वो लेबर खुद प्रोवाइड कर देते हैं। मीडियम और लार्ज फार्मर्स दूसरी तरफ लेबर को हायर करते हैं। फार्म लेबरर्स ज़्यादातर लैंडलेस फैमिलीज या बहुत छोटी लैंड वाली फैमिलीज से आते हैं। फार्मर्स के अनलाइक, फार्म लेबरर्स का लैंड या क्रॉप्स पर कोई ओनरशिप या राइट्स नहीं होता है। वो दूसरों के खेत में काम करते हैं और बदले में वेजेस लेते हैं। वेजेस कैश में भी मिल सकते हैं या कभी-कभी काइंड में, जैसे अनाज। कुछ केसेस में मील्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक दिन के लिए, किसी स्पेसिफिक काम के लिए जैसे हार्वेस्टिंग, या फिर लॉन्गर पीरियड के लिए भी हो सकता है।
वेजेस जगह जगह अलग होते हैं, क्रॉप के हिसाब से और काम के टाइप के हिसाब से भी। डाला पालमपुर का एक लैंडलेस फार्म लेबरर है जो डेली वेजेस पर काम करता है। इसका मतलब है कि उसे हर दिन काम ढूंढना पड़ता है। गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज 300 रुपीस पर डे फिक्स किया है, लेकिन डाला को सिर्फ 160 रुपीस ही मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेबरर्स बहुत ज़्यादा हैं और काम बहुत कम, इसलिए लोग मजबूरी में कम वेजेस पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। आजकल लार्ज फार्मर्स ट्रैक्टर्स से प्लॉनिंग करना, हार्वेस्टर्स से क्रॉप्स कट करना और थ्रेशर्स से ग्रेन्स सेपरेट करना शुरू कर चुके हैं। कुछ फार्मर्स वीड्स निकालने के लिए वर्कर्स हायर करने के बजाय वीड किलर स्प्रे कर देते हैं। इस मैकेनाइजेशन की वजह से डाला जैसे लेबरर्स को साल में सिर्फ कुछ महीने ही काम मिलता है। डाला अपनी सिचुएशन राम कली को बताता है, जो एक और फार्म लेबरन है। वो कहता है कि उसने पूरे साल में 5 महीने से भी कम काम किया। जब काम अवेलेबल नहीं होता था, तब उसे लोकल मनी लेंडर से पैसे उधार लेने पड़ते थे ताकि फैमिली जिंदा रह सके। अब उस पर 2000 रुपीस का कर्ज हो चुका है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इसे कैसे रिपे करेगा, क्योंकि उसकी कमाई सिर्फ 2 टाइम का खाना देने लायक ही है। इस साल वो रायगंज माइग्रेट करने का प्लान कर रहा है, जहां वो ब्रिक मेकिंग यूनिट में काम करेगा। रामकली की कंडीशन भी कुछ खास अच्छी नहीं है। पुराने कर्जों की वजह से मनी लेंडर्स उसे लोन देने से मना कर देते हैं। डाला और रामकली दोनों ही पालमपुर के सबसे गरीब लोगों में शामिल हैं। लैंड की कमी, लो वेजेस, इर्रेगुलर एम्प्लॉयमेंट और मशीन्स के बढ़ते यूज की वजह से गांव के कई लोग मजबूर हो जाते हैं माइग्रेट करने के लिए। इसी वजह से नॉर्थ बिहार के गोसापुर और मजौली जैसे गांव के लोग पंजाब और हरियाणा जैसी स्टेट्स या दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद और नागपुर जैसे सिटीज में काम ढूंढने जाते हैं। ऐसी माइग्रेशन पूरे इंडिया में बहुत कॉमन है, जहां लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फैक्ट्री लेबरर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स या डेली वेज अर्नर्स के रूप में पैसे कमाने के लिए अपना गांव छोड़ देते हैं। मॉडर्न फार्मिंग को ट्रेडिशनल फार्मिंग के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। आज फार्मर्स को सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मशीन्स और टूल्स खरीदने के लिए कैश चाहिए होता है। फार्मिंग के लिए जो पैसा चाहिए होता है, उसे कैपिटल कहते हैं। स्मॉल फार्मर्स यूजुअली इतना पैसा नहीं होता, इसलिए उन्हें लोन लेना पड़ता है। ये लोन वो लार्ज फार्मर्स, विलेज के मनी लेंडर्स या फार्मिंग इनपुट्स बेचने वाले ट्रेडर्स से लेते हैं। ये लोन्स बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर दिए जाते हैं, जिससे लोन रीपे करना स्मॉल फार्मर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से स्मॉल फार्मर्स अक्सर स्ट्रेस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। सविता एक स्मॉल फार्मर का एग्जाम्पल है। उसके पास 1 हेक्टेयर लैंड है और वो वीट उगाना चाहती है। इसके लिए उसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और कुछ टूल्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए। वो कैलकुलेट करती है कि उसे कम से कम 3000 रुपीस सिर्फ वर्किंग कैपिटल के रूप में चाहिए। क्योंकि उसके पास ये पैसा नहीं है, वो तेजपाल सिंह, जो एक लार्ज फार्मर है, उससे लोन लेने का फैसला करती है। तेजपाल सिंह लोन देने के लिए मान जाता है, लेकिन 24% इंटरेस्ट रेट पर सिर्फ 4 महीने के लिए, जो बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ सविता को यह भी प्रॉमिस करना पड़ता है कि वो हार्वेस्ट सीजन में तेजपाल सिंह के खेत पर सिर्फ 100 रुपीस पर डे के वेज पर काम करेगी, जो काफ़ी कम है। सविता जानती है कि हार्वेस्ट का टाइम साल का सबसे बिजी टाइम होता है। पहले उसे अपने खेत में हार्ड वर्क करना होगा और उसके बाद तेजपाल सिंह के खेत में लेबरर के रूप में काम करना होगा। 3 बच्चों की मां होने के नाते उस पर घर की भी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। फिर भी वो ये कठिन शर्तें एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि एक स्मॉल फार्मर के लिए लोन मिलना ही बहुत मुश्किल होता है। स्मॉल फार्मर्स के अनलाइक मीडियम और लार्ज फार्मर्स को यूजुअली लोन लेने की ज़रूरत नहीं होती। उनके पास पहले की फार्मिंग से हुई सेविंग्स होती हैं। ये सेविंग्स उन्हें फार्मिंग के लिए ज़रूरी कैपिटल अरेंज करने में मदद करती हैं। उनके पास सेविंग्स कैसे होती हैं, ये बात सरप्लस फार्म प्रोड्यूस के सेल से समझ में आती है। अब तक हमने फार्मिंग में यूज होने वाले 3 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर और कैपिटल के बारे में पढ़ा है। इनमें से लेबर विलेजेस में सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है। बहुत सारे लोग फार्म लेबरर के रूप में काम करना चाहते हैं, लेकिन काम के मौके बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर लेबरर्स लैंडलेस फैमिलीज या बहुत छोटी लैंड वाली फैमिलीज से आते हैं। लेबर की सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से उन्हें बहुत लो वेजेस मिलते हैं और वो मुश्किल भरी जिंदगी जीते हैं। दूसरी तरफ लैंड एक स्कैर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि कल्टीवेटेड लैंड का एरिया फिक्स्ड है। इसके अलावा जो लैंड अवेलेबल है, वो लोगों में अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बहुत सारे फार्मर्स के पास बहुत छोटे प्लॉट्स होते हैं और उनकी कंडीशन लैंडलेस लेबरर्स से ज़्यादा बेहतर नहीं होती। लिमिटेड लैंड का मैक्सिमम यूज़ करने के लिए फार्मर्स मल्टीपल क्रॉपिंग प्रैक्टिस करते हैं और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ करते हैं। इन दोनों मेथड से क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ी है, लेकिन मॉडर्न फार्मिंग को बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए। स्मॉल फार्मर्स को अक्सर लोन लेना पड़ता है और लोन रीपे करते वक्त उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं।
इसलिए कैपिटल भी एक स्केर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, खासकर स्मॉल फार्मर्स के लिए। भले ही लैंड और कैपिटल दोनों स्केर्स हैं, लेकिन इन दोनों में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, जबकि कैपिटल मैन मेड होता है। कैपिटल को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन लैंड को नहीं। इसीलिए लैंड और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जब वीट उग जाता है और हार्वेस्ट हो जाता है, तो फार्मर्स एक हिस्सा अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं और बाकी वीट बेच देते हैं, जिसे सरप्लस कहा जाता है। स्मॉल फार्मर्स जैसे सविता और गोविंद के बेटों के पास बहुत कम सरप्लस होता है, क्योंकि उनका टोटल प्रोडक्शन कम होता है और उसका ज़्यादा हिस्सा फैमिली नीड्स में यूज़ हो जाता है। मीडियम और लार्ज फार्मर्स ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनके पास मार्केट में बेचने के लिए ज़्यादा सरप्लस होता है। मार्केट में ट्रेडर्स फार्मर्स से वीट खरीदते हैं और फिर उसे टाउन्स और सिटीज़ के शॉपकीपर्स को बेच देते हैं। तेजपाल सिंह, जो एक लार्ज फार्मर है, उसके पास लगभग 350 क्विंटल्स वीट का सरप्लस होता है। वो ये सरप्लस रायगंज मार्केट में बेचता है और अच्छी इनकम कमाता है। वो अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा बैंक में सेव करता है। बाद में वो इसी सेव्ड मनी का यूज़ सविता जैसे स्मॉल फार्मर्स को लोन देने के लिए करता है। वो अपनी सेविंग्स का यूज़ नेक्स्ट फार्मिंग सीजन के लिए कैपिटल अरेंज करने में भी करता है। इस साल वो एक और ट्रैक्टर खरीदने का प्लान कर रहा है, जिससे उसका फिक्स्ड कैपिटल बढ़ेगा। इसी तरह दूसरे मीडियम और लार्ज फार्मर्स भी सरप्लस क्रॉप्स बेचते हैं, अर्निंग्स का कुछ हिस्सा सेव करते हैं और उसे फ्यूचर फार्मिंग के लिए कैपिटल खरीदने में लगाते हैं। कुछ फार्मर्स अपनी सेविंग्स से कैटल खरीदते हैं, ट्रक्स लेते हैं या शॉप्स खोलते हैं। ये सब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के लिए कैपिटल बन जाता है। पालमपुर में फार्मिंग मेन एक्टिविटी होने के बावजूद लगभग 25% वर्किंग पॉपुलेशन नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड है। डेयरी एक बहुत कॉमन नॉन फार्म एक्टिविटी है। बहुत सी फैमिलीज बफलोस पालती हैं और उन्हें ग्रास, जवार और बाजरा खिलाती हैं, जो रेनी सीजन में उगता है। मिल्क रायरंज में बेचा जाता है, जहां से ट्रेडर्स उसे कलेक्शन और चिलिंग सेंटर्स के बाद बड़े टाउन्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक और नॉन फार्म एक्टिविटी है, लेकिन इसमें बहुत कम लोग इन्वॉल्व होते हैं। पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्मॉल स्केल पर और सिंपल मेथड से होती है, ज़्यादातर घर पर या फील्ड्स में, और यूजुअली फैमिली लेबर की मदद से। मिश्री लाल ऐसा ही एक व्यक्ति है। उसने इलेक्ट्रिक शुगरकेन क्रशिंग मशीन खरीदी और उससे अपने खेत में लगाया। पहले शुगरकेन बुलक से क्रश की जाती थी, लेकिन अब मशीन्स ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं। मिश्री लाल दूसरे फार्मर्स से शुगरकेन खरीदता है, उसे जैगरी में कन्वर्ट करता है और शाहपुर के ट्रेडर्स को बेच देता है। इस काम से वो थोड़ा सा प्रॉफिट कमाता है। उसका प्रॉफिट लिमिटेड रहता है क्योंकि उसके पास कम कैपिटल होता है, कंपटीशन होती है, सेलिंग के लिए ट्रेडर्स पर डिपेंड रहना पड़ता है और बिजनेस एक्सपैंड करना मुश्किल होता है। कभी कभी उसे मशीन खराब होने, डिमांड कम होने या इनपुट कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से लॉस भी हो सकता है। करीम ने पालमपुर में एक कंप्यूटर क्लास सेंटर स्टार्ट किया। उसने देखा कि गांव के कई स्टूडेंट्स शाहपुर टाउन जाकर कंप्यूटर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। उसने गांव की 2 वुमेन को एम्प्लॉय किया जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस की डिग्री थी। उसने कंप्यूटर्स खरीदे और मार्केट की तरफ फेसिंग एक रूम में क्लासेस स्टार्ट कर दी। अब काफी सारे हाई स्कूल स्टूडेंट्स ये क्लासेस अटेंड करते हैं। करीम का काम मिश्री लाल के जैगरी यूनिट के कंपैरिजन में ज्यादा एजुकेशन बेस्ड लेबर और डिफरेंट टाइप के कैपिटल पर डिपेंड करता है। पहले ऐसा सेंटर इसलिए स्टार्ट नहीं हो पाया क्योंकि अवेयरनेस कम थी, एजुकेटेड लोग कम थे और कंप्यूटर एजुकेशन की डिमांड भी कम थी। ट्रेड भी पालमपुर की एक इंपॉर्टेंट नॉन फार्म एक्टिविटी है। कुछ ही शॉपकीपर्स सिटीज के होलसेल मार्केट से गुड्स खरीदते हैं और उन्हें गांव में बेचते हैं। इन शॉप्स पर डेली यूज की चीजें जैसे फूड ग्रेन्स, टी, ऑयल, सोप, टूथपेस्ट, स्टेशनरी और कभी कभी कपड़े भी मिलते हैं। बस स्टैंड के पास रहने वाली कुछ फैमिलीज ने छोटी शॉप्स या फूड स्टॉल्स खोल रखे हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पालमपुर में बहुत तेजी से डेवलप हुई हैं। बहुत से लोग रिक्शाज, टोंगास, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, जीप्स, बुलक कार्ट्स और बोगीज के थ्रू गुड्स और पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट करके अपनी रोजी कमाई चलाते हैं। किशोरा एक फार्म लेबरर था जो डेली वेजेस पर मुश्किल से सर्वाइव कर पा रहा था। कुछ साल पहले उसने गवर्नमेंट स्कीम के अंडर बैंक से लोन लिया जो पुअर लैंडलेस फैमिलीज की मदद के लिए थी। उसने एक बफलो खरीदी और मिल्क बेचना शुरू किया। बाद में उसने बफलो के साथ वुडन कार्ट जोड़ ली और ट्रांसपोर्ट का काम भी शुरू कर दिया। कभी वो गंगा रिवर से पॉटर्स के लिए मिट्टी लाता है तो कभी जागरी या दूसरा सामान शाहपुर ले जाता है। इन ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज की वजह से अब किशोरा की इनकम ज्यादा रेगुलर हो गई है और वो पहले से बेहतर जिंदगी जी रहा है।